कि जिसको चाहे हम रीजनल एस्पिरेशंस कहें, क्षेत्रों की या राज्यों की, वो बहुत मजबूत हो गई हैं। और आज जो राजनीतिक चरित्र इस देश का बना है, उसमें फेडरलिज्म या संघीय ढांचा, जैसे यूनिटी और डेमोक्रेसी पहले 20-30 वर्षों में थे, आज प्राथमिकता सेंटर स्टेज उसको मिली हुई है। हर क्षेत्र अपने अधिकारों के बारे में बहुत गंभीर हो चुका है। अब पिछले 5 साल 7 साल से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर बहस चल रही है। कमेटी बनी हुई है, वो बार बार उसको प्रस्ताव लाने का प्रयास करते हैं कि जीएसटी भी इसी प्रकार से सिंगल पॉइंट के ऊपर होगा और उसके बाद कलेक्शन भी बढ़ेगा, इवेजन भी कम होगा, हैरेसमेंट भी कम होगा, और फिर तीनों स्तर पर, केंद्र में, राज्य में और लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक समस्या जो उसके ऊपर आम राय में आ रही है कि कई राज्य ऐसे हैं, विशेष रूप से जो लेस कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, उनकी चिंताएं ये हैं कि जो संविधान के तहत हमें अधिकार मिले हुए हैं टैक्सेशन के, हम राज्यों के अधिकार केंद्र को देने को तैयार नहीं है। और कई राज्यों की स्थिति ऐसी है कि अपने टैक्सेशन पावर्स, आज जो 7th शेड्यूल की लिस्ट है, सेंटर, कंकरेंट, स्टेट, एक भी एंट्री एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में डालनी चाहे तो सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे हो जाते हैं कि हम डालने नहीं देंगे। तो इसलिए यह सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी कि जब हम सिंगल पॉइंट पे टैक्सेशन इकट्ठा करने आरंभ करेंगे तो राज्यों को यह समझाना कि भाई आपका टैक्स बढ़ेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, यह केंद्र की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी। और इसलिए, क्योंकि दूसरा विषय आप यह भी समझ लीजिए कि पिछले 20 वर्षों में यह देश मिलीजुली सरकारों के आधार पर चल रहा है, और इसलिए उन मिलीजुली कोएलिशन गवर्नमेंट्स में रीजनल पार्टीज भी हैं जिनका एक बहुत प्रमुख रवैया रहता है राज्यों के अधिकारों के संबंध में। और इसलिए इस राजनीतिक चुनौती को, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि राज्यों तक यह चर्चा बहुत गंभीर रूप से ली जाए। और इस मंथन के अंदर जब तक राज्यों की राय नहीं आएगी तो यह मंथन अपने आप में अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत सरलता से राज्य अपने टैक्सेशन के अधिकार छोड़ देंगे और केंद्र पे भरोसा कर लेंगे। आज की तारीख में अधिकतर राज्यों को केंद्र पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए कभी कभी इसके ऊपर दूसरा विषय, करेंसी कंप्रेशन जो है और कैश पैसा कम करके बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाए, हम प्लास्टिक करेंसी की तरफ चले जाएं, चेक करेंसी की तरफ चले जाएं, जैसे जैसे समाज में विकास आता है ये अपने आप बढ़ता भी है। और इसलिए एक अच्छा आर्थिक रैशनल इसके पक्ष में है कि करेंसी कंप्रेशन हो, कैश ट्रांजैक्शंस कम हो, समाप्त हो, बहुत छोटे प्रचून के लिए उसका प्रयोग किया जाए। अन्यथा दुनिया के कितने देश हैं जहां लगभग कैश का प्रयोग बहुत कम होता चला जा रहा है। दुर्भाग्य से इस देश का यह स्वभाव नहीं रहा, और इसलिए धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर जब आप डिमोनेटाइज करते हैं और करेंसी कंप्रेशन की दिशा में जाएंगे तो उसके जो सामाजिक परिणाम होंगे वो भी लोगों तक समझा पाना और धीरे धीरे उनके गले उतार पाना
इस अभियान के माध्यम से बहुत आवश्यक होगा। उसके पीछे कारण यह है कि कुछ करेंसी रखना अपनी मानसिक संतुष्टता के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक स्वभाव बन गया है। और इसलिए आपके पास करेंसी ना हो, जो आज की नई पीढ़ी है उसका यह स्वभाव नहीं है। ये जो एटीएम के ऊपर जाकर रोज पैसा विड्रॉ करने वाली पीढ़ी आ रही है, उसका स्वभाव दूसरे प्रकार का बन रहा है कि वो उस करेंसी में डील ना करके प्लास्टिक करेंसी में डील करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके कई परिणाम होंगे। मुझे लगता है कि एक बार चर्चा के दायरे से हटकर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो आंकड़े हैं, किसी को स्पष्टता से उसको समझना पड़ेगा। अगर लोग कम देंगे टैक्स और सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, ये तो अपने आप में मिसमैच है। सरकार के पास तो उतना रेवेन्यू आएगा जितना लोग देंगे। देने वाले का व्यक्ति की परिभाषा बदल सकती है। कौन देगा और कब देगा, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि मनी वेलोसिटी कितनी होगी। कि जितनी बार पैसा, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज है, मनी वेलोसिटी ज्यादा घूम रही है, तो जब जब बैंक के अंदर जाती जाएगी उस पर टैक्स लगता जाएगा। और अगर स्लो डाउन है और मनी वेलोसिटी अपने आप में कम है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें यह भी अपने आप में कमी आएगी। मैंने 2 विषय पिछली बार स्वामी जी को कहे थे, जिसका कुछ उत्तर शायद शोध कर रहे हैं। और ये जो स्लैब सिस्टम की बात की, उसी दिशा से की। आज इस देश के एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चरिस्ट अक्सर कैश में ट्रांजैक्शन करता है। कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें मुझ पे भी उतना ही टैक्स लगे और एग्रीकल्चरिस्ट पे भी उतना लगेगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट को स्वीकृत नहीं होगी, क्योंकि 60% जनसंख्या उस श्रेणी की है। तो कोई भी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को मान के अपने वोट बर्बाद कर दे, ये कभी इसके लिए सहमत नहीं होगा। तो इसलिए ये जो उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है इस व्यवस्था में, क्योंकि आज भी अगर आप देखें, सरकार कहती है कि एमएसपी का प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन फार्मर सुसाइड बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट है कि इनपुट कॉस्ट जो है, फर्टिलाइजर की जो कीमत है, बिजली की जो दर है, वो इतनी बढ़ गई है कि किसान का इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि आज भी प्रायः इस देश का किसान गरीब श्रेणी में आता है और इसीलिए उसको टैक्स नहीं लगता। तो इस वैकल्पिक व्यवस्था में किसान की क्या स्थिति होगी? इनडायरेक्ट तो लगता है, इनडायरेक्ट लगता, डायरेक्ट नहीं लगता। और इसलिए क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था आती है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के स्थान पर एक टैक्स आता है, उसमें किसान को उस डायरेक्ट टैक्स से मुक्ति का जो लाभ मिलता था वो कैसे दिया जाएगा, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स विषय है जिसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा, टैक्स में एक इक्विटी है। ज्यादा कमाने वाला ज्यादा देता है, कमजोर वर्ग को मुक्ति मिलती है और अन्य लोग कुछ कम देते हैं। इसलिए कभी जो आपने सही कहा, अभी मैं सुन रहा था कि यूनिफॉर्म स्लैब्स हो नहीं सकते, तो आपको स्लैब्स बनाने पड़ेंगे। यह संभव नहीं है कि मैं भी उतना ही टैक्स दूं जितना मेरा ड्राइवर देता है। इट कांट बी द सेम परसेंटेज। तो आपको इसके ऊपर कई विषय ऐसे हैं, मैंने प्रस्ताव स्लैब से रखा, कई विषय ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या रखने पड़ेंगे। अब आप ये तो चाहेंगे नहीं कि एक्साइज हट जाए और शराब के दाम आधे हो जाएं। तो इसलिए ये जो आइटम्स हैं जिसमें आज किसी तरह की रियायत नहीं की जा सकती, सिगरेट्स हैं, शराब है, और इस पे टैक्स कई बार इसलिए भी ज्यादा होता है कि लोगों को डिसवेड किया जाए कि इसको मत छुएं। अब सिंगल टैक्सेशन ब्रैकेट में अगर हम आते हैं
तो फिर आपको कुछ कमोडिटीज ऐसी होंगी जो केवल अमीर प्रयोग करता है, जिसका इस्तेमाल करना डिस्करेज करने की आवश्यकता है। इन सब को इस सिस्टम के तहत आप कैसे वर्कआउट करते हैं, इससे 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 एक गंभीर चिंतन और इसमें से कोई वर्केबल मैकेनिज्म बने, तभी वो जाकर एक चर्चा के लिए उसको प्रेजेंट कर पाना अपने आप में संभव होगा। इस वक्त अगर मैं बड़ा चित्र इसका करूं तो एक्सेसिव टैक्सेशन, इंस्पेक्टर राज, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन, इससे समाज परेशान है। इसलिए इस प्रस्तावना का आकर्षण है। इसको लागू करने में बहुत प्रश्न हैं और इसलिए इस मंथन को आप आगे बढ़ाकर, मुझे लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों तक जाने की आवश्यकता है, राज्यों तक जाने की आवश्यकता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन तक जाने की आवश्यकता है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर आपने इतना सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो इनका काम भी आधा हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग तो अपने आप में समाप्त हो जाएगी, ये केवल अकाउंट्स का काम ज्यादा किया करेंगे, क्योंकि एक ही टैक्स होगा, तो इसलिए टैक्स प्लानिंग का बहुत स्कोप उसमें नहीं रहेगा। प्रोडक्टिव काम करें। तो इसलिए इस विषय के ऊपर मुझे लगता है कि इस मंथन को आगे बढ़ाकर इसके जो प्रश्न उठते हैं, मैंने तो कुछ मेरे दिमाग में जो प्रश्न है आपसे मैं इस डायलॉग में करता रहा हूं और आपने उसके बाद ये स्लैब सिस्टम का एक सुझाव दिया है। मुझे लगता है कई जो विशेषज्ञ हैं, गिरीश जी जैसे, लखोटिया जी जैसे, इनके मन में जो प्रश्न हैं ये पहले सामने आ जाएं और इस खुली चर्चा के अंदर इन्हीं जैसे विद्वान लोग उसका कुछ समाधान, उत्तर भी ढूंढ लें, तो शायद एक अच्छी व्यवस्था तक पहुंच पाने का हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने ये पहल की है और समाज में बहुत बड़े वर्ग को एक वैकल्पिक सोच तक सोचना और चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके लिए तो हम सब आपके आभारी हैं। इसके जो प्रश्न हैं इन विशेषज्ञों से, उनका भी आप उत्तर अगर निकाल लें तो मुझे लगता है इस बहस को सार्थक दिशा में ले जा पाना। अगली भी बात करोगे, उत्तर निकाल देंगे तब क्या करोगे?